हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और नागफनी। बांकेलाल, हमारी 3 समुद्री यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो गई। ज्योतिषी लंबे नामजी महाराज के कहानुसार हमें विशालगढ़ पहुंचने के लिए 4 समुद्री यात्राएं और करनी है। जी हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, लेकिन विशालगढ़ पहुंचूंगा अकेला मैं, क्योंकि इस बार तुझे मैं योजना बनाकर नहीं, बल्कि सीधे सीधे छुरा घोंपकर मौत के घाट लहू का स्नान कराऊंगा। हियाई! अरे बाकी स्वर्ण मुद्रा पाई। आई मर गया। धन का इस प्रकार मिट्टी में पड़े रहना अशुभ होता है बाकीलाल, फिर चाहे तो एक ही मुद्रा क्यों ना हो, मगर अरे बाकीलाल, तुम वहां कटीली झाड़ियों पर बैठकर कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो? मोटे मुटल्ले बागेलाल, अपने कूलों पर उगी कटीली झाड़ी को तो हटा लो। उसके बाद फिर जैसे ही विक्रम सिंह आगे बढ़े कि मुच्छड़, इस बार तू नहीं बचेगा। कर कर लो देखो बागेलाल, एक और स्वर्ण मुद्रा पाई। यही अलमुए नासपीटे, मेरे सारे अंडे तोड़ दिए। बागेलाल, लगता है आज हमें जरूर कोई खजाना मिलने वाला है, मगर ये क्या? तो वहां अंडे अंडे क्यों से रहे हो? बचो बाके मुर्गी काटी काटी करने आई। कुड़, कुड़, कुड़। बदतमीज लोफर कहीं का। बाज आया मैं मुच्छड़ को सीधे सीधे खत्म करने से। इसे तो मैं कोई अति भयंकर योजना बनाकर ही मारूंगा। मर गया। ची 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 माँ। मेरे लाल, मेरे अमावस के चांद, कुड़ कुड़। उसके बाद दोनों आगे बढ़े और एक स्थान पर पहुंचकर दोनों रुके। बागीलाल, भूख के मारे अतड़ियां खिंची चली जा रही हैं, और यह वन है कि ना तो समाप्त होने का नाम ले रहा और ना ही अभी तक कहीं रसीले फलों से लदा कोई वृक्ष दिखाई पड़ा है। भगवान करे कि रसीले फलों का वृक्ष सामने पड़ते ही इस मुच्चड़ की आंखों में विकार उत्पन्न हो जाए और ये बन जाए सूरदास, और फिर तब तक सूरदास ही रहे जब तक इसका दम ना निकल जाए। मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। सहसा ही बागीलाल की निगाहें स्थिर हो गई उस वृक्ष पर। ओहो फल! बागीलाल, फल! चलो ऊँट के मुंह में जीरा ही सही। लेकिन उससे पूर्व कि विक्रम सिंह कुछ और कह पाते, उनकी जिह्वा में आ गया विकार और जिह्वा के साथ ही हो गई उनकी बाड़ी भी गायब। मेरी जिह्वा में विकार आ गया और मैं गूंगा हो गया। मगर बाकीलाल, वह फल मैं खाऊंगा, क्योंकि मोटा होने के कारण फल की अधिक जरूरत मुझे है, और तिनका होने के कारण तुम तो घास खाकर भी गुजारा कर सकते हो। ये घूंगू को क्या कर रहा है? ओहो, इसकी तो जिह्वा में विकार आ गया है। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अब आएगा फल खाने का असली मजा। मगर घबरा नहीं मोटे मुच्छड़, तुझे मैं गुठली चूसने को दूंगा। गुठली पर से गूदा ढूंढकर चूस लियो। चल बेटा बाकेलाल, दिखा अपने निशाने का कमाल। बाकेलाल, फल मुझे दे दो, फल मुझे देना। उसी समय अब शक रहा कि ईश्वर को भोग लगाने के लिए यह इकलौता फल मिल गया। अजी, ईश्वर की तो मूर्ति से बस छुआना भरी है। मुझे इस फल को बाद में तो प्रसाद के नाम पर इसे मैं ही खाऊंगा। यम यम यम, ही। लेकिन इसका क्या करें जबकि बाकेलाल के सटीक निशाने के बीच दीवार बनकर आ गए उस ऋषि की खोपड़िया। ताक! मरा! मरा, मैं पिचक जाऊंगा। मरा! खाक! चमत्कार हो गया। बाकेलाल का फेंका पत्थर लगते ही फल ऋषि में परिवर्तित हो गया, जबकि वृक्ष से टपक कर ऋषि गिरा सीधा चींटी की बाम्बी पर। मरा! मरा! एक तो हमारी बाम्बी नष्ट कर दी, ऊपर से चिल्लाता भी है, काटो इसे, बचने ना पाए। इधर अर्जुन की आंख की तरह बाकेलाल को दिखाई दिया केवल वह फल। आ गया फल हाथ में, लेकिन पत्थर मारने पर यह मानवों की तरह चीखा क्यों था? विक्रम सिंह ने सहारा देकर ऋषि को न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि यह अवश्य ही कोई महान ऋषि है जो वृक्ष पर फल के रूप में लटका तपस्या कर रहा था। मरा! उठिए महाराज। उफ! इसके चेहरे पर तो चींटे चिपक गए। विक्रम सिंह ने तोड़ डाली वह झाड़ी, और इस झाड़ी से इसके चेहरे पर चिपके चींटे छुड़ा दूं। मरा! राहत की सांस ली ऋषि ने। आह! इन कमबख्त चींटों की इतनी जरूरत कि महान तपस्वी ऋषि धतूरा के चेहरे का शोभा मंडल बिगाड़े। मैं इन्हें शाप देता हूँ कि ये अगले जन्म में मानव योनि में जन्म लें, तब मैं चीटा योनि में जन्म लेकर इन्हें काटूंगा। मरा! तभी फल खाते बाकेलाल पर पड़ी ऋषि की निगाहें। अति स्वादिष्ट, वाह! यम, चिस चिस। ओह, तो ये है वो दंड बालक जिसने मुझसे फल छीनने के लिए मुझ पर पाषाण पाषाण प्रहार किया और मुझे चींटों से कटवाया।
फलों के स्वाद से चटकारे लेते बाकीलाल ने उछाली गुठली मुच्छड़ के लिए। वाह मजा आ गया। मरा ताक। शैतान बालक, तूने ये फल खाकर ऋषि धतूरा का अपमान किया है। इसे क्षमा करें महाराज, ये बाकीलाल है, नादान है। किंतु तूने अभी ऋषि धतूरा का क्रोध नहीं देखा, भूख क्या होती है ये नहीं देखा। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरी भूख का कभी अंत नहीं होगा। मेरे आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, ये सन्यासी किसे शाप दे रहा है? इसे क्षमा कर दे ऋषिवर। और मोटे मालक, तूने हमारी चीटों से रक्षा की है, हम तुझे तुरंत वाणी प्रदान करते हैं ताकि हमसे वर मांग सके। हम मंगतों की मांग अवश्य पूरी करते हैं। अब अपना नाम बोल। मेरा नाम विक्रम सिंह है ऋषिवर। ओह, मेरी जीवा का विकार दूर हो गया। और ये मेरा प्यारा बाकीलाल है। इसे क्षमा करे ऋषिवर, ये नादान बालक है, इसने जो कुछ किया अनजाने में किया, अपना शाप वापस ले ले। शाप? ओह, तो इस पाखंडी ने मुझे शाप दे दिया है। मगर मगर मैंने किया क्या है? हरगिज नहीं, यह शाप अब मिथ्या नहीं हो सकता। तो ऋषिवर, फिर मुझे यही वर दे कि मेरे प्यारे बाकीलाल के ऊपर से शाप का असर शीघ्र ही समाप्त हो। ओह, ठीक है विक्रम सिंह, इसी अमावस्या की रात को ये शाप मुक्त हो जाएगा। ये तो शुक्र हुआ कि मोटे मुच्चड़ की जीवा का विकार सही समय पर दूर हो गया, अन्यथा न जाने उस शाप के असर से मेरा क्या होता। और महाराज, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, अगर मुझे शीघ्र ही कुछ खाने को ना मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ओह, ऋषि धतूरा के शाप का असर शुरू हो गया है। घबराओ नहीं बाकीलाल, सामने ही नगर है। नगर का नाम सुनते ही बाकीलाल पागलों के समान उस ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जल्द ही भूख भूख भूख। अब तो मुझसे एक भी कदम और नहीं चला जा रहा। जल्दी आ मोटे, मुझे उठाकर ले चल, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। और विक्रम सिंह से अब बाकीलाल की हालत देखी ना गई। बाकीलाल, अरे कमबख्त, फल पर पत्थर मारने से पहले उस महान ऋषि को तो देख लिया होता। मगर मोटे, मेरा मतलब महाराज, जब भूख लगी हो और खाना सामने हो तो एक फल को खाने वाले दो हो, तो फिर ऋषि कैसे दिखाई पड़ता है? भूख भूख, खाना खाना। तेरा सत्यानाश जाए ऋषि के बच्चे। नगर में प्रवेश करते ही बाकीलाल को दिखाई दिए तरबूज। वाह, तरबूज, अब मेरी भूख मिट जाएगी। अरे अरे, कौन हो तुम? पहले मुद्राएं तो दे दो। फिक्र मत करो भाई, ये लो मुद्राएं, और बाकीलाल को अपनी भूख मिटाने दो, एक मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है। मगर शीघ्र ही बाकीलाल ने सारे तरबूज खा लिए। मुझे और भूख लगी है। इंसान एक तरबूज भी नहीं खा सकता और ये मेरे सारे तरबूज खाकर भी भूखा है। कुछ आगे बढ़ते ही बाकीलाल को दिखाई पड़ी सब्जी व फल मंडी, और भूख से बेहाल बाकीलाल टूट पड़ा फलों पर। ये केले खाकर मेरी भूख अवश्य शांत हो जानी चाहिए। क्रोध न करो भैया, ये लो केलों का मूल्य। ओह, मगर ये केलों के 12 गुच्छे खा चुका है। मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी, मुझे ये सारे फल व सब्जियां चाहिए। उफ, अगर बाकीलाल इसी प्रकार खाता रहा तो शीघ्र ही सर्वत्राई भी समाप्त हो जाएंगी। इधर गुलाब नगर के राजा गुलाबी सिंह के महल के राज कर्मचारी भी महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां पहुंचे। क्या सभी फल व सब्जियां समाप्त हो गए? जी हाँ राज कर्मचारी जी, आज आपको यहाँ आने में विलंब हो गया। मगर हम तो रोजाना इसी समय यहाँ आते हैं। हाँ, मगर आज नगर में एक बहुत ही भयानक भुक्कड़ आया हुआ है, सारे फल व सब्जियां वही खा गया है। क्या? इसका मतलब हुआ कि आज महाराज को नमक के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मगर आटा और नमक भी तो खरीदना है। इधर बांकेलाल और विक्रम सिंह पहुंच चुके थे अनाज मंडी में। खाओ, पेट भर खाओ बांकेलाल, मेरे जीवित रहते तो भूख से नहीं मर सकते। अब तो मैं अनाज के पकने की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता। शीघ्र ही। महाराज, मुझे और भूख लगी है। खाना खाते खाते मेरे जबड़ों में भी दर्द होने लगा है। उस कमबख्त ऋषि को नरक में भी जगह ना मिले। इतना बड़ा भुक्कड़ मैंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार देखा है। बाकीलाल विक्रम सिंह के गोदाम से बाहर जाने के कुछ ही देर बाद वहां आ पहुंचे राज कर्मचारी। और क्या, यहाँ भी सारा अनाज व भुक्कड़ बाकीलाल खा गया? तब तो महाराज को भुट्टे ही भून कर खाने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि महाराज तो हमें महाभर के राशन के लिए मुद्राएं एक साथ दे देते हैं, जबकि हम उन मुद्राओं को ब्याज पर देकर ब्याज की मुद्राओं से महल की रसोई की व्यवस्था करते हैं। अब क्या होगा? आटे की इन बोरियों को झाड़ने पर इतना आटा तो मिल ही जाएगा कि महल की रसोई की व्यवस्था हो सके। बस उसमें थोड़ा सा चने का आटा मिलाना पड़ेगा जो महल के घोड़ों को खिलाया जाता है। और रही फलों की बात, तो आज महाराज के लिए गन्ने की गंडेरियां ले चलेंगे। काम हो गया। इधर बाकीलाल की भूख थी कि खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही थी। चूसो बाकीलाल, जी भरकर गन्ने चूसो, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। पूरे खेत के गन्ने बाकीलाल ने शीघ्र ही चूस डाले, और फिर जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, महाराज, मेरे पाँव भारी हो गए। बाकीलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे कहने का मतलब महाराज कि इतना खा लेने के बाद मेरे पेट का वजन इतना बढ़ गया है कि अब मुझसे एक कदम भी और नहीं उठाया जा रहा। ओह, तो ये बात है, मैं कुछ और ही समझाता।
लेकिन अरे वाह, बाकीलाल तुम्हारा पेट तो मुझसे भी बड़ा हो गया। बाकीलाल, मैं उधर जाता हूँ, तुम उधर झाड़ियों में अपना पेट हल्का कर लो, क्योंकि ऋषि के शाप की अवधि बीतने में अभी पूरे एक दिन और आधी रात का समय शेष है। और पटाख, ये भयंकर स्वर बता रहे हैं कि बाकीलाल के पाँव अब हल्के हो जाएंगे। और फिर बाकीलाल की पुकारने पर जैसे ही विक्रम सिंह पलटे तो, अरे बाकीलाल, ये पर्वत अभी तो यहाँ नहीं था। महाराज, अभी तो गुलाब नगर में न जाने ऐसे कितने और पर्वत खड़े होंगे। इधर रणभूमि में उस समय मचा था कोहराम। राजा गुलाबी सिंह चीख चीख कर अपने सौतेले भाई और बंटवारे के बाद बने कांटा नगर के राजा सूरज सिंह को चेतावनी दे रहे थे। बड़े सौतेले, मान जा। तू बड़ा है इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि तू अपने सिर के एक बाल जितनी भूमि के राज के बंटवारे में चांदा लेगा। मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। आखिर न्याय भी कोई चीज है। बंटवारा बराबरी का ही रहेगा। उठाकर, अगर तुझे ये निर्णय मंजूर नहीं तो युद्ध करके फैसला कर ले। युद्ध में तू हार गया तो तुझे पूरे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा छोटे सौतेले। जिद मत कर, और जिद करनी है तो आ फिर युद्ध कर। मुझे पता था बड़े सौतेले की तू युद्ध के बिना नहीं मानेगा, इसलिए मैं तैयार होकर ही आया हूँ युद्ध के लिए। आक्रमण करो भाई। राजा गुलाबी सिंह की सेना टूट पड़ी राजा सूरज सिंह की सेना पर। कोई भी युद्ध जीतने का सबसे बड़ी और आसान रास्ता है कि दुश्मनों के वस्त्र काट डालो, ताकि वह शर्म से खुद ही मैदान छोड़कर भाग खड़ा हो। आखिर न्याय भी कोई चीज है। अरे जाते कहाँ हो, युद्ध नहीं लड़ना क्या? ओ! राजा गुलाबी सिंह की सेना को मारने की इजाजत नहीं है, केवल काटने की इजाजत है। चल चल, काटो, वस्त्र काटो, फाड़ो वस्त्र फाड़ो, याओ! और हम क्या काटें, हम क्या फाड़ें? इनके वस्त्र तो पहले ही कटे और फटे हैं। भयानक ढंग से युद्ध हुआ दोनों सौतेले भाइयों में। चल, तो वो अपने आप को बड़ा कैसे कहता है? जन्म तो पहले मेरा हुआ है बड़े सौतेले। आखिर न्याय भी कोई चीज है। जन्म तेरा जरूर पहले हुआ है छोटे सौतेले, मगर मैंने बड़ी माँ की कोख से जन्म लिया है, इसलिए बड़ा मैं ही हूँ। इधर अपने सैनिकों को रणभूमि छोड़कर भागता हुआ देख चीख पड़ा राजा सूरज सिंह। अरे नालायको, रणभूमि छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बहादुर सिपाही वही होता है जो युद्ध भूमि से जीवित वापस नहीं जाता। युद्ध अपनी नाक बचाने के लिए किया जाता महाराज, और हमारी नाक तो हमारे वस्त्रों के साथ ही कट गई है, लेकिन फिर भी हम कपड़े बदलकर वापस आते हैं। फिर वही हुआ जो होना था। भाग गया सौतेला अपनी सेना के साथ। अब वह ज्यादा भूमि की मांग नहीं करेगा। आखिर न्याय भी कोई चीज है। मैंने क्यों छोटे सौतेले से पंगा लिया? और फिर लौटते समय कई सैनिक मूर्छित होकर लुढ़क गए। अरे, इन्हें क्या हुआ? और इन्हें ही क्यों? हो तो हमें भी कुछ रहा है, हम पर भी मूर्छा छा रही है। शीघ्र ही कारण सेनापति निचोड़ सिंह की समझ में आ गया। जल्दी करो, अपनी नाक पर रुमाल रख लो। महाराज, उस राज्य में पर्वत से चल रही है मूर्छित कर देने वाली प्रदूषित वायु। मगर जब हम रणभूमि की ओर जा रहे थे तब तो ये पर्वत यहाँ पर नहीं था। इस रहस्य का शीघ्र ही पता लगाना होगा महाराज, मगर फिलहाल यहाँ से चलना चाहिए। किंतु नगर में प्रवेश करते ही, छोड़ दो, मुझे खाना चाहिए। नहीं, इसे छोड़ दिया तो ये पूरे नगर का साल भर का राशन टकार जाएगा। इसे फौरन पहले नगर से बाहर ढकेल दो। नहीं, मेरे बाबूलाल को छोड़ दो। आखिर न्याय भी कोई चीज है। क्या हो रहा है ये? ओ महाराज, अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। और बाकीलाल के विषय में सुनते ही सेनापति निचोड़ सिंह ने उन बातों से निकाला ये निचोड़। महाराज, उस पर्वत का रहस्य मेरी समझ में आ गया। क्या? छी छी छी, आखिर न्याय भी कोई चीज है। बाकीलाल नाम के इस भुखमरे को कैक्टा के जंगल में फेंक दो। वहां इसकी भूख पर पर्वत तैयार करने के लिए जमीन का भी पूरा प्रबंध है। बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दो। अब कैक्टा के जंगल में पहुंचकर ही खाना मिलेगा। मेरा लाल, मेरा प्यारा बागीलाल, मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक बागीलाल मुझे वापस नहीं मिल जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हाय भूख, हाय खाना। धतूरा के बच्चे, तेरा सत्यानाश जाए। मैंने पर्वत खड़ा किया, ईश्वर करे कि तू दरिया बहाए। और इस प्रकार बाकीलाल को फेंक दिया गया कैक्टा के जंगल में। यहाँ तो चारों ओर नागफनियां उगी हुई हैं। राजा के बच्चे, मैं नागफनियां खाऊंगा। हे भोले शंकर, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या खाऊं? इधर राजा सूरज सिंह पहुंच चुका था उस घाटी के मुहाने पर। हार के अपमान से जीने से अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। हे भगवान, मेरी आत्मा को शांति देना, मुझे भूत पला देना, ताकि मैं भूत बनकर छोटे सौतेले की नाक में दम कर दूं। खना था। इसी के साथ घटी एक आश्चर्यजनक घटना, भयानक हंसी। और ये क्या? मैं तो घास के गट्ठर पर गिरकर मरने और भूत बनने से बच गया।
और ये धुएं की कैसी आकृति बन रही है? रोई जैसी फफूंद ने एकत्रित होकर एक राक्षसी रूप ले लिया है। चलो, अब ये राक्षस जरूर मुझे खा जाएगा। आखिर मेरी भूत बनने की इच्छा पूरी होगी। हे मूर्ख इंसान, तूने तो मुझे कैद मुक्त किया है, फिर मैं तुझे भला क्यों खाऊंगा? देख, मैं उस बोतल में से ही निकला हूँ जो तेरे कारण फूट गई। बात अधिक पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 बरस पूर्व की है। गुलाब नगर के राजा का बेटा पैदा होते समय ताजा ताजा ही चल बसा। कारण रानी ने जिस सांप की छतरी की सब्जी को पौष्टिक समझकर खा लिया था, वह दरअसल विषैली थी, जिससे व्यथित हो उठा राजा गुलाबी सिंह। हाय, मैं रंडुआ ही रह गया, अगर मुझे विद्रोह होने का गम नहीं है, क्योंकि इस मामले में तो मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मुझे गम तो मेरी संतान का है। और फिर क्रोधित हो उठा राजा। सेनापति निचोड़ सिंह, जाओ दुनिया, मेरा मतलब पूरे गुलाब नगर से सांप छतरियों के नाम से मशहूर सब्जी का नामो निशान मिटा दो। कि महाराज, सभी सांप की छतरियां तो विषैली नहीं होती, ये दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। क्योंकि जो सांप छतरियां विषैली नहीं होती वे अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। यम यम यम। सेनापति, अगर हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई तो अपनी गर्दन धड़ से जुदा समझना। इस प्रकार सभी प्रकार की सांप की छतरियों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। उखाड़ दो इन्हें, वरना राजा मेरी गर्दन उड़ा देगा। उस समय मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ सांप की छतरियों पर चिपक उन्हें चट कर रहा था। वाह, अति स्वादिष्ट है ये सांप की छतरियां। माता श्री, अब सांप बारिश से कैसे बचेंगे? अपने बिल में छिपकर पुत्र। तभी सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए वहां भी आ पहुंचे। पिताजी नाथ। कुचल डालो सांप की छतरियों को, घोड़ों को पाव तले। मैंने किसी प्रकार एक गड्ढे में कूदकर अपनी जान बचाई। जल्दी करो, अभी पूरा जंगल पड़ा है और मुझे शाम तक ही राजा गुलाबी सिंह के आदेश का पालन करना है, यानी इन सांप छतरियों का वंश मिटाना है। और मुझे मिटाना है राजा गुलाबी सिंह और उसके पूरे राज्य को। तब प्रतिशोध की आग में जलता हुआ मैं गुलाब नगर के प्रत्येक खाद्य पदार्थ पर लगने लगा। अरे, इस धान पर तो फफूंद लग गया। लेकिन मैं भूलवश एक दिन सूरदास ऋषि कठोरा आचार्य के व्रत के भोजन पर लग गया और वह फलाहार खाने के बाद ऋषि का पेट खराब हो गया और उस ऋषि ने एक गहरा गड्ढा भर दिया। तब जैसे ही उसे फलाहार पर मेरे लगे होने का आभास हुआ, डस्ट फफूंद, अब मैं तुझे इस बोतल में कैद कर दूंगा। अरे बाप रे, भागो! किंतु भागने का कोई अवसर ऋषि ने ना दिया। इस प्रकार ऋषि कठोराचार्य ने मुझे बोतल में कैद करके यहाँ फेंक दिया। न जाने अब कब तक इस कैद में सड़ना होगा और कब होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। इतना कहकर फफूंद के चेहरे पर पुनः मंडराने लगी बदले की आग। मैं राजा गुलाबी सिंह और उसके पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। और तब अब आएगा मजा। फफूंद, तुम राज्य के सभी खाद्यान्नों पर लगाओ, न खराब कर देना, ताकि वे खाने लायक ना रहें। और जब राज्य की सेना खाना न मिलने से कमजोर हो जाएगी, तब मैं अपनी सेना के साथ मिलकर छोटे सौतेले पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं नहीं, इस बार मैं अधिक मात्रा में नहीं लगूंगा। इस बार मैं उतना ही लगूंगा कि दिखाई भी ना पड़ूं। ओह, सॉरी। ओ, अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर मुझे भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। राजा सूरज सिंह ने भी तब आप बीती कह सुनाई फफूंद को। और तब हा, अब आएगा मजा। फफूंद, तुम राज्य के सभी खादानों पर लगाओ, न खराब कर देना, ताकि वे खाने लायक ना रहें। और जब राज्य की सेना खाना न मिलने से कमजोर हो जाएगी, तब मैं अपनी सेना के साथ मिलकर छोटे सौतेले पर आक्रमण कर दूंगा। ही। नहीं नहीं, इस बार मैं अधिक मात्रा में नहीं लगूंगा। इस बार मैं उतना ही लगूंगा कि दिखाई भी ना पड़ूं। फिर जैसे ही उन खाद्यान्नों को कोई खाएगा, उसे हैजा होते देर नहीं लगेगी। और तुम्हें तो पता ही है कि हैजा मानव को कितनी जल्दी कमजोर कर देता है। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो फिर चलो, जल्दी पहुंचो गुलाबनगर, और मैं अगले युद्ध की तैयारी के लिए जाता हूँ कांटानगर। अगले ही दिन गुलाबनगर में फैल गया हैजा। बचाओ, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है, मेरे भी। ये सब हैजे के लक्षण है। वेदाचार्य कालदेव, वाह! मैं आज ही नीम हकीम खतराए जान की शिक्षा समाप्त कर नगर लौटा और आज ही नगर में हैजा फैल गया। कल चेचक फैलेगी, परसों कोढ़। तू धन्य है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। वैद्य जी, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मूर्ख ज्ञानी, ये दवा ले और दुआ कर कि ये दवा तुझे लग जाए। इधर राजमहल में सबका बुरा हाल था। महल में विशेष सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की गई थी। ये महामारी तो प्राण लेकर ही रहेगी। उफ, अंदर पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया। फिर वाह, क्या सुगंध है! मीठी मीठी। राजा गुलाबी सिंह के पेट में भी पड़ रही थी भयंकर मरोड़े। अरे, राज शौचालय में कौन घुस गया? बाहर निकलो, कृपया तंग ना करें। महाराज, ये मैं हूँ सेनापति निचोड़ सिंह, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं निकल सकता। आप 2 ईंटों को कहीं पर रखकर वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इधर बाकीलाल का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। मेरी जिंदगी की राह में तो कांटे ही बोए थे। अब क्या मुझे भोजन भी इन्हीं कांटों का करना होगा?
क्रोध में भरकर बाकेलाल ने एक नागफनी को जड़ी ठोकर। ओ ये क्या, इनमें तो रसीले फल भरे हुए हैं। कड़ाक! दूसरी नागफनी पर ठोकर पड़ते ही खुशी से बाकेलाल की आंखों में आंसू आ गए। याहू, इसमें भी भरे हैं रसीले फल। हे भोले शंकर, आज साबित हो गया कि तेरे घर देर भी है और अंधेर भी। फिर क्या था, बाकीलाल एक एक कर तोड़ने लगा नागफनियों को और खाने लगा उनमें से निकले रसीले व मजेदार फल। वाह, इन फलों को खाकर तो मेरी भूख व प्यास दोनों ही मिट रहे हैं। खाए जा बाकीलाल, खाए जा, अभी तो पूरा जंगल पड़ा है। तभी ठहरो, इन नागफनियों को और मत तोड़ो बाकीलाल, वरना हम भूखे मर जाएंगे। आए, कौन हो तुम? और मैं भला इन नागफनियों में के फलों को क्यों ना खाऊं? अजी मैं तो खाऊंगा। रुक जाओ बाकीलाल, चुभाओ। आई! बाकीलाल, हम तुम्हें कांटा चुभाने पर विवश हुए। हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु हम शांति प्रिय हैं, इसलिए हम तुमसे पूछते हैं कि तुम यह तबाही ना मचाने का क्या लोगे? बाकीलाल, ये नागफनियां विशेष रूप से हमने ही उगाई हैं, जिनसे हमें प्राप्त होते हैं फल व जल, जो कि हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है। इन नागफनियों के असर से विषैले कीट पतंगे, विषाणु व जीवाणु भी समाप्त हो जाते हैं। हम और नागफनियां भी कुछ ही देर में उगा सकते हैं, मगर जिस हिसाब से तुम भूखे हो, तुम उन्हें भी तोड़कर खा जाओगे। इसलिए हमारी भलाई तुम्हारे यहाँ से चले जाने में ही है। बाकीलाल, ये लो, ये नागफनियां उगाने के बीज हैं। इन्हें बोने पर कुछ ही देर में नागफनियों के वृक्षों का विशाल जंगल उगाएगा। फिर तुम जी भरकर फल खा लेना। और बस इतना सुनते सुनते बाकीलाल के कान कुत्ते के कानों की तरह खड़े हो गए। नागफनियों की बीज, अगर मैं इन्हें ले जाकर गुलाब नगर के चप्पे चप्पे पर बो दूं तो गुलाब नगर कांटों का नगर बन जाएगा, और पता चल जाएगा राजा गुलाब सिंह को भी बाकीलाल को कैकटा के जंगल में फिकवाने का अंजाम। बन गई मेरी योजना। ठीक है, लाओ ये बीज मुझे दो। ये लो, सूर्योदय से पूर्व यह कहकर कि नागफनियां उग जाओ, इन बीजों को हवा में उछाल देना। इधर राजा सूरज सिंह ने गुलाब नगर के बाहर गाड़ दिए थे अपने खेमे। हाँ, यहाँ लगाओ पर्दा, जहाँ की सैनिक तुरंत आकर अपने फटे हुए वस्त्र बदलें और पुनः युद्ध भी लड़ने पहुंच जाएं। युद्ध का बिगुल सूर्योदय के साथ ही बजा दिया जाएगा। और ये देखिए महाराज, आपके लिए लोहे का कच्छा लाया हूँ, जिसके फटने और कटने का कोई डर नहीं। लोहे का कच्छा, वाह! सूर्योदय के साथ ही बजा युद्ध का बिगुल। पी 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 पी। सेना नगर गुलाब नगर की ओर चल पड़ा राजा सूरज सिंह। अपने नाड़े कसकर तैयार हो जाओ सैनिकों, क्योंकि इस बार हमें जीत हासिल करनी है। इधर बाकीलाल सूर्योदय से पूर्व जा पहुंचा गुलाब नगर। थोड़ी देर में यहाँ होगा नागफनियों का जंगल। ओ ये तो बाकीलाल है, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? और अब मैं बौना राजा के कहा अनुसार नागफनियों के बीज उछालता हूँ, यूं कहकर, नागफनियों उग जाओ। तभी आश्चर्य से उछल पड़ा विक्रम सिंह। ओह, ये तो कोई दुश्मन सेना है जो गुलाब नगर पर आक्रमण करने जा रही है। और इधर फूट रहे थे नागफनियों के अंकुर, और फिर कुछ ही देर में नागफनियां अपने पूर्ण आकार में विकसित हो गईं। अरे वाह, नागफनियों का जंगल खड़ा हो गया है। और हा, अब आएगा मजा जब होगी सुबह। अरे, मगर मैं भी तो इस जंगल में फंस गया हूँ। और हम भी। उफ, मेरे लोहे का कच्चा कांटों में फंस गया है। सेनापति के बच्चे, ये तूने क्या पहना दिया? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, मैंने लोहे का कच्चा जंगी मैदान के लिए बनवाया था। इधर महल से जैसे ही राजा गुलाबी सिंह ने बाहर झांका, ये क्या, पूरा जंगल नागफनियों का जंगल बन गया, बना हुआ है। और ये कौन फंसे हैं इस जंगल में? ये तो बड़ा सौतेला है। ओ, ये अपनी सेना के साथ लड़ने आया था और अब कांटों के जंगल में फंस गया है। तभी, महाराज, हाँ महाराज, ये कमक तो आपका भाई है। मेरा मतलब है महाराज कि अगर नागफनियों का जंगल ना उगाता तो आज हम इनका मुकाबला ना कर पाते, क्योंकि हम तो बिना बैसाखियों के हिल भी नहीं पा रहे। वाह, मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? इधर भूख से बेहाल बाकीलाल ने खुद ही तोड़नी शुरू कर दी नागफनियां। उफ, कब बका ये भूख मेरा पीछा कब छोड़ेगी? बाकीलाल, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कमाल कर दिया है। इधर नागफनियों से निकलने के चक्कर में राजा सूरज सिंह का लोहे का कच्छा भी उतर गया। महाराज, व्यवस्था है, अभी आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए नर्म कांटों वाली नागफनी के इस पौधे को ही वस्त्रों का रूप देना होगा। तुझे देख लूंगा सेनापति के बच्चे। अन्य सैनिकों के शरीर भी बुरी तरह छिल गए। मर गए कुछ तो बेहोश होकर ही लुढ़क गए। इधर आधी रात तक बाकीलाल ने वे सारी नागफनियां तोड़ डाली और खा डाले सारे फल, और तभी आह, मेरा पेट भर गया। क्या? इसका मतलब ऋषि धतूरा के शाप का अंत हो गया। इधर नागफनियों के प्रभुत्व से फफूंद भी महाराज हो चुका था। इधर राजवैद्य की दवाओं से हैजा भी दूर हो गया। तब सैनिकों ने की जंगल की सफाई और वहां से मूर्छित पड़े सैनिकों को किया गिरफ्तार। राजा सूरज सिंह को भी पकड़ लिया गया। मगर जब विक्रम सिंह ने बताई हकीकत तो, ओ, और मैंने तुम्हें कैकटा के जंगलों में फिकवा दिया था, जबकि जंगल में तो मुझे फिकवाना चाहिए था बड़े सौतेले को। और हाँ बाकीलाल, मैंने तो तुम्हें कैकटा के जंगल में फिकवा दिया था,
तुम्हें ये कैसे पता चला कि बड़ा सौतेला मुझ पर आक्रमण करने वाला है? जब मेरी किस्मत फूटती है तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है। और तब बाकीलाल को आखिर कहना ही पड़ा, सब मन गढ़ंत। महाराज, जिस समय कैक्टा के जंगल में मैं भोजन की खोज कर रहा था, तभी मैंने जंगल से बहुत दूर आपके बड़े भाई को युद्ध की योजना बनाते देखा व सुना। तब आपको युद्ध से बचाने के लिए ही मैंने शिव जी से प्रार्थना की। और शिव जी की और शिव जी भगवान की कृपा तो तुम पर है ही बाकीलाल। ओह, और तब मेरा प्यारा बाकीलाल आ गले लग जा। अगर मुझे पता होता कि बड़ा सौतेला अपनी सेना के साथ आक्रमण करने वाला है तो भला मैं क्यों उगाता नागफनिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, ये जो है बाकीलाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।